जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त भी। आज मैं आपके लिए 35 VVI बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव सेट करके लाया हूं, जो आपको डायरेक्ट फरवरी में जो एग्जाम है उसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है। तो कायिक प्रवर्धन कौन नहीं है। हमारा पहला ऑप्शन क्या है, प्रकंद, दूसरा है चूसक, तीसरा क्या है शाखा, और चौथा क्या है चल बीजाणु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर जो होगा मेरे भाई वो चल बीजाणु होगा। चल बीजाणु जो हमारा होता है ये कायिक प्रवर्धन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भ्रूण पोष का क्या कार्य है। तो भ्रूण पोष का क्या कार्य होता है, क्या इसका कार्य भ्रूण बनाना होता है, या भ्रूण को पोषण देना होता है, या लिंग का निर्धारण करना होता है, या सभी होता है। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, भ्रूण को पोषण देना। भ्रूण को पोषण देना होता है भ्रूण पोष का कार्य। समझ आ रहा है ना। चलिए अगला पर चलते हैं। अगला हमारा क्या है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है जिसका पुष्पासन खाया जाता है। हमारा पहला क्या है, शरीफा। क्या शरीफा का पुष्पासन खाया जाता है, सेब का खाया जाता है, या नारंगी खाया जाता है, या लीची खाया जाता है। तो देख मेरे भाई, हमारा जो सेब होता है ना, क्या सेब का पुष्पासन खाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बढ़िया से आंसर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा क्या है, परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक होता है। तो परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक क्या, नलिका केंद्रक होता है, या शुक्र केंद्रक होता है, या जनन केंद्रक होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए क्या होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा नलिका केंद्रक होता है। क्या होता है, नलिका केंद्रक। और इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा क्या है, गैमिट निर्माण को कहते हैं। जो हमारा गैमिट होता है उसका निर्माण को क्या कहते हैं। क्या गैमिटोजेनेसिस कहते हैं, या साइटोकाइनेसिस कहते हैं, या स्पोरोजोजेनेसिस कहते हैं, या मियासाइट कहते हैं। जल्दी बताइए गैमिट निर्माण को क्या कहते हैं। तो गैमिट निर्माण जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। और हमारा 5 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला पर चलते हैं। अगला हमारा क्या है, मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या कितना होता है। जो मनुष्य होता है ना उसकी प्राथमिक शुक्राणु में क्या, प्राथमिक शुक्राणु में जो कोशिकाओं की संख्या जो होती है, कोशिका में जो हमारा ऑटोसोम की संख्या होती है ना वो कितनी होती है। तो वो कितनी होती है मेरे दोस्त, 44 होती है। कितनी होती है, 44 होती है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो समझ में आ रहा है ना, बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव है, और ये ऑब्जेक्टिव पूछा भी जाता है बहुत बार। चलिए अगला चलते हैं। अगला हमारा क्या है, जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या होता है। जो हमारा जनसंख्या वृद्धि हो रहा है उसका दुष्परिणाम क्या होता है। क्या आय में कमी, जी हाँ। जमीन में कमी, जी हाँ। खनिज पदार्थ में कमी, हाँ उपरोक्त हो जाएगा, जी हाँ। देखिए आय में भी कमी होता है, जमीन में भी कमी होता है, खनिज पदार्थ में भी कमी होता है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा उपरोक्त में से सही हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव में करवा रहा हूं उसका आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए अगला चलते हैं। इनमें से कौन यौन संचरित रोग है। तो यौन संचरित रोग हमारा कौन होता है। पहला ऑप्शन क्या है, खसरा, टीबी, गोनोरिया, टाइफाइड। देखो मेरे भाई, जो यौन संचरित रोग होता है, यौन संचरित जो रोग होता है वो हमारा क्या होता है, गोनोरिया होता है। क्या होता है, गोनोरिया होता है। तो आप लोग कमेंट कर रहे हैं ना, ये तो वीडियो जा रहा है तो पता नहीं चल रहा है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है ना। चलिए क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर चलते हैं। अगला हमारा क्या है, RU486 दवा का प्रयोग की जाती है। जो R होता है ना, RU486 जो दवा होता है इसका प्रयोग क्या गर्भ निरोधन में करते हैं, या यह हमारा क्या एमनियोसेंटेसिस में करते हैं, या गर्भपात कारक के रूप में करते हैं, या म्यूटाजान के रूप में करते हैं। बताइए क्या हो जाएगा। तो RU486 दवा होता है, इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं गर्भपात कारक के रूप में। क्या करते हैं, गर्भपात कारक के रूप में करते हैं। और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला पर चलते हैं। अगला हमारा क्या है, F2 संतति की बाह्यलक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है। तो अनुपात क्या होता है इसका आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। और इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला पर चलते हैं। इनमें से कौन सा मेंडल का नियम का व्यापक नहीं है। बताइए जल्दी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। इनमें से कौन जो है जो मेंडल का नियम का व्यापक नहीं है। क्या प्रभाविता का नियम, या पृथक्करण का नियम, या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, या इनमें से सभी है।
इनमें से सभी कर लीजिए। जल्दी बताइए हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी दीजिए। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा मेरे भाई, वो हो जाएगा हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना गुरुजी, आ रहा है। चलिए अगला पर चलते हैं। अगला हमारा क्या है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। जो हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है वो किस अवस्था में होता है, लेप्टोटीन में होता है, साइटोकाइनेसिस में होता है, या डाइकोनेसिस में होता है, या पेक्टिन में होता है। जल्दी से आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वो हो जाएगा पेक्टिन में। क्या हो जाएगा, पेक्टिन में हो जाएगा। और इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए समझ आ रहा है ना, जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो किस अवस्था में होता है, तो पेक्टिन अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है मेरे दोस्त, पेक्टिन अवस्था में होता है। चलिए अगला पर चलते हैं। अगला हमारा क्या है, अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं। अनुवांशिकी के जनक ह्यूगो डी ब्रिज को कहते हैं, या मॉर्गन को कहते हैं, या डार्विन को, या मेंडल को। जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सही, जल्दी बताइए। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, हमारा मेंडल हो जाएगा। अनुवांशिकी के जो जनक है वो कौन है, मेंडल जी है। कौन है हमारे, मेंडल जी हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। चलो अगला बता दो, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए की बनने की जो प्रक्रिया होता है, क्या वो ट्रांसक्रिप्शन होता है, या रेप्लिकेशन होता है, या ट्रांसलेशन होता है, या इनमें से कोई भी नहीं होता है, या इनमें से कोई भी नहीं, इनमें या इनमें से सभी लिख दीजिए, इनमें से सभी। बता दीजिए जल्दी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला पर चलते हैं। जल्दी से पहले इसका आप लोग आंसर दीजिए। हमारा क्या है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। तो न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर क्या हमारा है, न्यूक्लियोटाइड का है, या फिर न्यूक्लियोसाइड का है, या एमिनो अम्ल का है, या न्यूक्लियो प्रोटीन का है। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड का। किसका हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का है। जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर जो होता है वो किसका होता है, वो होता है किसका पॉलीमर होता है, तो न्यूक्लियोटाइड का होता है। किसका होता है, न्यूक्लियोटाइड का होता है। बात समझ आ रहा है ना, तो आ रहा है गुरुजी। अगला बता दीजिए गुरुजी, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है। जो संक्रमित पेयजल से जो होता है फैलने वाला रोग होता है वो कौन होता है। क्या वो टाइफाइड होता है, क्या वो मलेरिया होता है, या फिर फाइलेरिया होता है, या काला जोड़ होता है। तो क्या होता है मेरे दोस्त, आप लोग आंसर दीजिए। क्या होता है जल्दी से बताइए आप लोग, इसका आंसर दो मेरे भाई। क्या होता है, टाइफाइड होता है। क्या मेरे दोस्त, टाइफाइड होता है। क्या होता है, टाइफाइड होता है। क्या होता है, टाइफाइड होता है। बात समझ आ रहा है ना, आ रहा है गुरुजी। जल्दी से चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मलेरिया रोग फैलता है, तो मलेरिया रोग कैसे फैलता है, क्या ये नर क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है, या नर एनोफिलिस मच्छर से होता है, या फिर मादा एनोफिलिस मच्छर से होता है, या फिर मादा एडिस से होता है। जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। 17 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ये हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मादा एनोफिलिस मच्छर से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मादा एनोफिलिस मच्छर से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला पर चलते हैं, आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सिंड्रोम का अर्थ होता है, जल्दी बताइए। सिंड्रोम का अर्थ रोग अवस्था में होता है, या संक्रमणकारी की उग्रता में होता है, या मैलिग्रेंसी में होता है, या फिर लक्षणों का। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, बताइए। सभी लक्षणों में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी लक्षणों में। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला पर चलते हैं। अगला हमारा क्या है, कैंसर बीमारी का उपचार। जल्दी बताइए, जो कैंसर बीमारी है उसका उपचार कैसे होता है, कहां में होता है। ये हमारा पहला है शल्य चिकित्सा में, या कीमोथेरेपी में, या फिर रेडियोथेरेपी में, या उपरोक्त सभी में। तो आप लोग 19 का जल्दी से आंसर दीजिए क्या होगा। 19 के जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। तो मेरे गुरुजी इसका क्या हो जाएगा गुरुजी, वो हो जाएगा रेडियोथेरेपी। क्या हो जाएगा गुरुजी, रेडियोथेरेपी। क्या हो जाएगा गुरुजी, रेडियोथेरेपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडियोथेरेपी हो जाएगा, रेडियोथेरेपी हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी में है। किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग आंसर दीजिए जल्दी से आंसर दीजिए। मजेदार क्वेश्चन है। दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। किस जीवाणु को बोल रहा है, किस प्रक्रिया में नहीं, किस जीवाणु का। पहला है हमारा क्लोस्ट्रीडियम, या फिर लैक्टोबैसिलस, या फिर माइकोकोकस, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस। हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग जल्दी बता दो, जल्दी से बता दो मेरे शेर और शेरनियों। क्या हो जाएगा, सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, क्या सारे लोग कमेंट कर रहे हैं बी। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। क्या हो जाएगा, सॉरी लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। और इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला पर चलते हैं। प्रतिजैविक है, औषधियां, या टॉक्सिन, या पादप, या सीरम।
जल्दी से बताइए इनमें से कौन ऑप्शन जो है प्रतिजैविक है? तो प्रतिजैविक जो हमारा होता है वो औषधियां होता है। क्या मेरे दोस्त? औषधियां जो होता है वो हमारा प्रतिजैविक होता है। क्या? औषधियां। और हमारा ऑप्शन देख लीजिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रहा है आप सभी लोगों को? मजेदार वाला क्वेश्चन है ना। चलिए अगला हमारा क्या है, किस प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? जल्दी बता दो। यही क्वेश्चन वो उस बार आया था लेकिन उसमें जीवाणु के बारे में पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ प्रक्रिया पूछ रहा है। तो किस प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? क्या वो प्रक्रिया किण्वन होता है, या फिर ग्लाइकोलाइसिस होता है, या एचएमपी होता है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए 22 का क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा मेरे गुरुजी? वो हो जाएगा किण्वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किण्वन प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला पर चलते हैं। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जो क्षय रोग होता है इसका संक्रमण किसके द्वारा होता है? क्या यह हवा के द्वारा होता है, क्या यह जल के द्वारा होता है, क्या यह कीटों के द्वारा होता है, क्या यह किसी के संपर्क के द्वारा होता है? जल्दी से बताइए ये कैसे होता है? जो हमारा क्षय रोग होता है ना मेरे दोस्त, जो क्षय रोग होता है, जो क्षय रोग होता है ना वो हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा होता है। और हमारा ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए अगला पर चलते हैं। हमारा क्या है, किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील कहलाते हैं। किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील जो कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? जल्दी बताइए क्या इसका ऑप्शन जीन प्रवाह हो जाएगा, या जीन बैंक हो जाएगा, या जीन कोष हो जाएगा, या अनुवांशिकी अपवाद हो जाएगा? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? सारे लोग बोल रहे हैं जीन कोष, तो हमारा क्या आ जाएगा? जीन कोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी? जीन कोष हो जाएगा। और हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला पर चलते हैं। भ्रूणपोषीय बीज इसमें पाए जाते हैं। तो भ्रूणपोषीय किसमें पाए जाते हैं? अरंडी में, जौ में, या फिर नारियल में, उपरोसमी। देखो जो भ्रूणपोषीय बीज जो होता है ना मेरे दोस्त, इसमें भी पाया जाता है, जौ में भी, नारियल में भी, तो सारे में पाया जाता है। क्या? सारे में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोसमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मजेदार ऑब्जेक्ट लिया गया है? बता दो आप लोग एक बार। मजेदार ऑब्जेक्ट लिया गया है ना? हाँ लिया गया है गुरुजी। चलिए यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? भाई इतना आसान क्वेश्चन है, क्या बताएं। यहां पर देखो विषमजात परपोषी, तो हमारा क्या हो जाएगा? विषमजात प्रोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषमजात प्रोटीन हो जाएगा। और इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? हम विषमजात प्रोटीन कहते हैं। तो बात समझ आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्या है? क्राइजीन, जो हमारा क्राइजीन होता है, इसका जो पॉलीक्रीमी से किस फसल बचाता है? किस फसल को बचाता है? क्राइजीन पॉलीक्रीमी से किस फसल को बचाता है? पहला हमारा कपास, आम, चाय, गेहूं। जल्दी से बता दो आप लोग इसका आंसर। जल्दी से बताओ मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्राइजीन पॉलीक्रीमी से किस फसल को बचाता है? जो क्राइजीन जो होता है पॉलीक्रीमी को, वो कपास से बचाता है। हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है? मानव प्रोटीन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? बताओ। मानव प्रोटीन जो होता है, क्या मानव प्रोटीन ये किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? हैजा, चेचक, इम्फीसिया या गठिया? जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? इम्फीसिमा हो जाएगा, या गठिया हो जाएगा, या चेचक हो जाएगा, हैजा हो जाएगा? मानव प्रोटीन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा हमारा इम्फीसिमा। क्या हो जाएगा? इम्फीसिमा हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला पर चलते हैं। अगला हमारा क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का जो मानक है वो कितने डेसिबल के बीच होना चाहिए? ये आपसे पूछा गया है। जल्दी बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी बता दो। पहला क्या है? 20 से 30 डेसिबल, फिर 45 डेसिबल, या 75 डेसिबल, या 90 डेसिबल। तो ये जो होता है मेरे दोस्त 20 से 30 डेसिबल होता है। क्या? 20 से 30 डेसिबल होता है। कितना? 20 से 30 डेसिबल। बात समझ आ रहा है ना? आ रहा है गुरुजी। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला पर चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जो पर्यावरण दिवस होता है ये तो आपको पता होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेरे गुरुजी, ये 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को मनाया जाता है। और हमारा देख लीजिए ऑप्शन में कहां दिया गया? 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बात समझ आ रहा है ना? चलिए अगला पर चलते हैं। अगला हमारा क्या है? निम्नांकित में कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है? अमरबेल, लेंटाना, या निफेंथिम, या इनमें से सभी? जल्दी बताइए निम्नांकित में कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है? पहला है अमरबेल, फिर हमारा है लेंटाना, या फिर तीसरा हमारा क्या है? निफेंथिस, या फिर इनमें से सभी? जो हमारा निफेंथिस जो होता है ना मेरे दोस्त, वो होता है संकटग्रस्त स्पीसीज होता है। क्या? निफेंथिस जो होता है वो हमारा क्या होता है? संकटग्रस्त स्पीसीज होता है। हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला पर चलते हैं, भारत की वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत क्या है। जो भारत की जो वैश्विक जातीय विविधता है उसका परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन में है 8 लगभग 8.1%, फिर है हमारा 2.4%, 2.2% या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बता दो इसका क्या होगा आंसर, जल्दी बता दो आप लोग आंसर क्या होगा इसका। जो मेरे दोस्त राइट आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 8.1% हो जाएगा। क्या, लगभग 8.1% हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना, आ रहा है गुरुजी। देखिए अगला हमारा क्या है, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है। जो हमारा गेंडा अभयारण्य पूछा जा रहा है, क्या, गेंडा अभयारण्य। तो गेंडा अभयारण्य जो है मेरे दोस्त, गेंडा अभयारण्य जो है वो हमारे किस राज्य में है, वो हमारे है असम में है। किसमें है, असम में। किसमें है, असम राज्य में है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आया समझ में। चल अगला देखो, रेड डाटा बुक सूची बनाने के लिए उत्तरदायी संगठन बहुत आसान, IUCN। रेड डाटा बुक जो सूची बनाते हैं उसका उत्तरदायी संगठन क्या है, IUCN है। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया ना। चलो अगला पर चलते हैं, ओजोन स्तर पाया जाता है। क्या ओजोन स्तर ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है, या फिर एक्सोस्फीयर में पाया जाता है, या मीजोस्फीयर में पाया जाता है, या फिर स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। जल्दी बता दीजिए आप लोग इसका क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर आप लोग जल्दी से बता दो मेरे भाई, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा मेरे भाई वो क्या होगा, जल्दी बता दो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो। हमारा क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फीयर होगा या एक्सोस्फीयर होगा, या फिर बोला जा रहा है या फिर मीजोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। स्फीयर नहीं दिया है, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो ओजोन स्तर होता है ना मेरे दोस्त, वो किस में होता है, वो होता है स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। किसमें होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आज का हमारा 35 ऑब्जेक्टिव यहीं पर समाप्त हो गया, ठीक है ना। और ये 35 ऑब्जेक्टिव बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव है, आपको याद कर लेनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू, बाय बाय, टाटा।